गुप्तों ने शासन किया, चेदी ने शासन किया, चंदेलों ने शासन किया, ठीक, और कलचुरी ने शासन किया। कलचुरी जब शासन कर रहे थे तो भव्य इमारतें बनवा रहे थे। इसके अलावा मुगल काल में भी शासन हुआ, दिल्ली सल्तनत काल में शासन हुआ, तुगलकों का शासन हुआ, खिलजियों का शासन हुआ, रानी दुर्गावती का संबंध है यहीं से। फिर कहां चला गया ये? पेशवाओं के अंतर्गत चला गया। पेशवा जब अंग्रेजों से हार गए तो अंग्रेजों के अधीन चला गया और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है, जानते हैं आप लोग। आज का जिला है दमोह। दमोह से संबंधित हर जरूरी तथ्य को जानते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे नक्शे की। दमोह आपको यहां नजर आ रहा होगा, सागर के बिल्कुल बगल में। क्यों? सागर संभाग का ही हिस्सा है। तो पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं मैपिंग में कि किस संभाग का हिस्सा है? सागर का। नंबर सेकेंड, पड़ोस के कौन से जिले जिन्हें स्पर्श कर रहा है? तो छतरपुर, पन्ना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, इन 6 जिलों को स्पर्श कर रहा है। इसके अलावा किसी राज्य को भी स्पर्श कर रहा है क्या? नहीं। आप देख रहे हैं कि अंतर्वर्ती जिला है, अतः ये किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो 3 बिंदु स्पष्ट। चौथा, किस पठार के अंतर्गत आता है? साथियों, दमोह जो है वो रीवा पन्ना पठार का भाग है। हमने मैपिंग के अंतर्गत 4 बिंदु देखे। पहला, किस संभाग का पार्ट? दूसरा, पड़ोस के जिले कौन से हैं? तीसरा, क्या किसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है? और चौथा, किस पठार का हिस्सा है? मैं हर लेक्चर में स्पर्श करता हूं, पठार वाला क्वेश्चन आ सकता है और आए हैं पिछले एग्जाम्स में। यदि आप देखें कि कौन सा जिला किस पठार का हिस्सा है, तो दमोह जो है वो रीवा पन्ना पठार का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास की यदि मैं बात करूं तो यहां का एक क्षेत्र है सिंग्रामपुर, वहां से कुछ पाषाण कालीन हथियार मिले हैं। पाषाण हथियार मतलब पत्थर के हथियार। मतलब जब पाषाण काल हुआ करता था, मनुष्य आदि मानव हुआ करता था, उसके जीवन में पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। उसके सारे हथियार, सारे औजार, सारे आभूषण, सारे उपकरण पत्थर के बने होते थे। अतः उस एरा को पाषाण एरा, पत्थर का काल कहा जाता है। ठीक, तो उसी समय के कुछ साक्ष्य यहां से मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहां मानव सभ्यता फली फूली होगी। तो सीधे आपको यह पता होना चाहिए कि सिंग्रामपुर का संबंध किस जिले से है? तो दमोह से है। नंबर सेकेंड, यहां पाटलिपुत्र के कुछ शक्तिशाली शासक मतलब गुप्त साम्राज्य से संबंधित भी साक्ष्य मिलते हैं। उनके शिलालेख मिलते हैं, उनके अभिलेख मिलते हैं, उनके सिक्के मिलते हैं। इससे पता चलता है कि गुप्तों ने भी इस क्षेत्र पर शासन किया था। तीसरा बिंदु साथियों, यहां मतलब दमोह जिले का कुछ भाग चेदी साम्राज्य के अंतर्गत भी था। 8वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं। मतलब कलचुरी राजाओं ने यहां पर शासन किया, जिनकी राजधानी त्रिपुरी, आज का जबलपुर, हुआ करती थी। 10वीं शताब्दी मतलब 200 साल बाद की स्टोरी यदि हम देखें तो कलचुरी शासकों के स्थापत्य के संबंधित कई साक्ष्य यहां मिलते हैं कि उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें यहां निर्मित करवाई थी। और उसी के क्रम में नोहटा का नोहलेश्वर मंदिर भी प्राप्त होता है। प्रश्न जाएगा कि ये मंदिर कहां है, प्रश्न जाएगा ये क्षेत्र कहां है, और प्रश्न जाएगा कि इसका संबंध किस राजवंश से है? तो कलचुरी राजकुमारों से है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम देखते हैं कि चंदेल, जिन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया था, चंदेल शासकों ने भी यहां शासन किया और उस समय इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता था जेजाग भुक्ति, जैसा कि आप जानते हैं। साथियों आगे बढ़े। 14वीं शताब्दी की यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र से कई शिलालेख मिले हैं, जिनमें तुगलक वंश और खिलजी वंश के राजाओं के भी साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने भी यह शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के बारे में आप सभी जानते हैं, मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में कई राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, लोधी वंश था, सैयद वंश था। तो उन्हीं वंशों में से खिलजी और तुगलक, ये 2 वंशों का संबंध इस क्षेत्र से माना जाता है। इसके अलावा रानी दुर्गावती के बारे में हम जानते हैं कि आसफ खान से जब वो लड़ाई लड़ रही थी तो इसी क्षेत्र में वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। इसके अलावा साथियों 1888 के पहले थोड़ा जाएं तो यहां बुंदेलों ने भी यहां कुछ समय तक शासन किया। उसके बाद पेशवा मतलब मराठाओं के कंट्रोल में आ गया, और मराठा जब अंग्रेजों से हार गए थे तो फिर ये अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। और चूंकि अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था, अतः 1857 की जब क्रांति हुई तो इस क्षेत्र से अंग्रेजों के विरुद्ध यदि किसी ने नेतृत्व किया था तो उसका नाम था किशोर सिंह और जोरावर सिंह। प्रश्न आता है 1857 की क्रांति में किसने कहां से नेतृत्व किया? तो किशोर सिंह और जोरावर सिंह ने नेतृत्व किया था दमोह क्षेत्र से। दोस्तों आखिरी बिंदु, जो दमोह शहर है वो नरवर
राजा जो थे राजा नल, नरवर के राजा थे राजा नल, उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो रानी थी दमयंती, दमयंती के नाम पर दमोह क्षेत्र का नाम पड़ा है। लगभग 9-10 बिंदु हमने ऐतिहासिक संदर्भों में देखे। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं आपके लिए। पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि पाषाण कालीन हथियार यहां से मिले, यहां के सिंग्रामपुर से। सिंग्रामपुर का संबंध दमोह से है। पाषाण कालीन हथियार मिले मतलब मानव सभ्यता यहां फली फूली। दूसरा हमने देखा कि गुप्त राजवंशों के भी साक्ष्य यहां से मिले, मतलब गुप्तों ने यहां शासन किया। दूसरा फिर हमने क्या देखा? 8वीं शताब्दी में चेदी वंश के शासकों ने राज किया, मतलब कलचुरी राजाओं ने, ठीक, जिनकी राजधानी त्रिपुरी हुआ करती थी। और इन्हीं कलचुरियों ने फिर यहां पर स्थापत्य और कला के क्षेत्र में कई योगदान दिए। उसी का उदाहरण है नोहलेश्वर मंदिर। पूछा जाएगा, क्षेत्र भी पूछा जाएगा। इसके अलावा चंदेलों ने शासन किया, देखिए रिकॉल कीजिए, गुप्तों ने शासन किया, चेदी ने शासन किया, चंदेलों ने शासन किया, ठीक, और कलचुरी ने शासन किया। कलचुरी जब शासन कर रहे थे तो भव्य इमारतें बनवा रहे थे। इसके अलावा मुगल काल में भी शासन हुआ, दिल्ली सल्तनत काल में शासन हुआ, तुगलकों का शासन हुआ, खिलजियों का शासन हुआ, रानी दुर्गावती का संबंध है यहीं से। फिर कहां चला गया? ये पेशवाओं के अंतर्गत चला गया। पेशवा जब अंग्रेजों से हार गए तो अंग्रेजों के अधीन चला गया, और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत हुई। जैसा मैंने नाम बताया, किशोर सिंह और जोरावर सिंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां भी आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता हूं कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, आप प्लीज उसको भी रेखांकित करते चलिए। और रही बात नोट्स की, तो मैं हर बार दोहराता हूं, इस पूरे लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हमने देखा इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ? दमयंती के नाम पर हुआ। कौन है दमयंती? राजा नल की पत्नी। राजा नल कौन है? नरवड़ क्षेत्र के राजा। आगे देखते हैं प्रमुख स्थल। यहां कुछ प्रमुख स्थल प्राप्त हुए। मैं बार बार कहता हूं कि प्रमुख स्थल में सीधे प्रश्न आता है कि फलाना स्थल कहां से प्राप्त हुआ। यदि उस स्थल से संबंधित कुछ जरूरी तथ्य होते हैं तो मैं खुद बता देता हूं कि भाई इसके जरूरी तथ्य भी देख लो। बट यहां ऐसा कुछ नहीं है। सीधे सीधे देखेंगे कि बांदकपुर क्षेत्र जो है वो कहां है? दमोह से संबंधित है। यहां जोगेश्वर नाथ मंदिर है, शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर। बस इतना देखना है। आगे बढ़े। यहां पर कुंडलपुर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। कुंडलपुर क्यों? जैन तीर्थ स्थल है। पद्मासन में बैठे हुए हैं बड़े बाबा। बड़े बाबा मतलब आदिनाथ। आदिनाथ की प्रतिमा है यहां पर। जैन धर्म का ये ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। पूछा जाएगा कुंडलपुर का संबंध किस धर्म से है, वहां किसकी प्रतिमा है, और ये क्षेत्र कहां है? दमोह के अंतर्गत है। इसके अलावा सद्भावना शिखर है, जो विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। इसके अलावा यहां बुंदेली मेला का आयोजन भी होता है। बुंदेली मेला का आयोजन कहां होता है? आप दमोह टिक लगाएंगे। साथियों, ये सब बातें हो गई इतिहास की और प्रमुख स्थल या आयोजन से संबंधित। तीसरा बिंदु देखेंगे भौगोलिक स्थिति, और भौगोलिक में भी कई बिंदु हम मैपिंग के अंतर्गत देख चुके हैं। एक बार रिकॉल करते हैं। पहला तो ये कि कर्क रेखा यहां से भी गुजरती है। मैं बार बार स्पष्ट करता हूं कि कुल 14 जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उनमें से एक दमोह भी है। आपको बाकी पूरे 14 के नाम पता होने चाहिए। नंबर सेकेंड, ये मैं बता चुका हूं किस संभाग का हिस्सा है? सागर का। दूसरा मैं बता चुका हूं पड़ोस के जिले, इन 6 के नाम गिनवाए थे मैंने। तीसरा मैंने बताया था किस पठार के अंतर्गत आता है? रीवा पन्ना का पठार इंपॉर्टेंट है। यहां ऊषा नाम का जलप्रपात है। इसके अलावा यहां पंचम सीतानगर नाम की परियोजनाएं हैं, पूछ लिया जा सकता है। और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य भी दमोह में है। अभ्यारण्य, नॉट राष्ट्रीय उद्यान, प्लीज। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहां है? दमोह में है। दमोह वही जहां से कर्क रेखा गुजर रही है। दमोह में ही ऊषा जलप्रपात है, और दमोह में ही पंचम और सीतानगर परियोजना है। सीधे क्वेश्चन आएगा, पता होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार कहता हूं, किस पठार का हिस्सा है? हर पठार को इस तरह से पढ़िए मध्य प्रदेश के कि आपको पता होना चाहिए कि इस पठार की रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं। कई जिले ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। कई जिले आपको दूर से देखने पे लगेंगे, नहीं नहीं यार ये तो बुंदेलखंड का भाग है, नहीं नहीं ये तो दूसरे पठार का भाग है। नहीं, आपको कंफ्यूज कर सकने वाले जिलों पर ज्यादा ध्यान देना है, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। आगे देखें जनांकी दोस्तों। पहला घनत्व, हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि प्रति वर्ग किलोमीटर कुल कितने लोग हैं उसे घनत्व कहा जाता है। यहां 173 है। लिंग अनुपात, प्रति 1000 पुरुष पर कुल कितनी महिलाएं हैं? वो है 910।
शिशु लिंग अनुपात, शिशु मतलब 6 वर्ष तक के बच्चे, उनमें 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? तो 928। और आखिरी साक्षरता, मतलब 7 वर्ष से अधिक के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। साक्षरता है यहाँ की 69.73। आगे एक जिला एक उत्पाद, हर बार स्पष्ट करता हूं, सरकार द्वारा किसी जिले के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए और उस क्षेत्र का नाम रोशन करने के क्रम में वहां के उस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया जाता है। यहां से चना को शामिल किया गया है, पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि कई जगह कई साइट्स पे जब हम एक जिला एक उत्पाद सर्च करते हैं तो हमें कई बार अलग अलग नाम भी देखने को मिलते हैं। बट मैं फिर क्लियर कर दूं कि हमने जो भी नाम यहां आपको बताए हैं जिस भी जिले में, वो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की साइट पे से निकाल के बताए हैं, अतः उसकी गलत होने की संभावना नहीं है। ठीक, आगे देखें अन्य तथ्य। साथियों, दमोह के संग्रामपुर में देश का पहला पुरातात्विक पार्क है। सीधे क्वेश्चन आएगा, देश का पहला पुरातात्विक पार्क कहां है? दमोह के संग्रामपुर में। और यहां से एक समाचार पत्र निकलता है जिसका नाम है कर्तव्य, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है दमोह और उससे संबंधित कुछ जरूरी तथ्य जो आपके एग्जाम में आपकी मदद कर सकते हैं। नोट्स फॉर्म में से प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है। इसके अलावा जाते जाते एक सूचना आपको देना चाहता हूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का हमारा बैच शुरू हो चुका है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन बैच के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, वहां पर लाइव क्लास चलती है। लाइव क्लास यदि आप नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो भी उपलब्ध होते हैं जिन्हें आप कितनी भी बार देख सकते हैं। नंबर सेकंड, ऑफलाइन क्लास की यदि मैं बात करूं तो अधिकतम 25 बच्चों की सीमा होती है, अतः विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में प्रॉपर डायलॉग हो पाते हैं और हर तरह के डाउट्स का निराकरण संभव हो पाता है। इन सब में हम 50 प्रैक्टिस सेट भी कराने वाले हैं ताकि आपका प्रीलिम्स निकलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।